प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा किसने लिखी है? प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिखी है भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक और आरजेडी के कोर वोट बैंक ने। यानी जो कोर वोट बैंक था, जो बेस वोट बैंक था, नींव जिसे हम कहते हैं ना, तो नींव जो है हिल गया बांकीपुर में, ऐसे कि आरजेडी का मुसलमान यानी माई का एम और बीजेपी का कोर वोट बैंक जिसे बीजेपी कहा करती है, बीजेपी को लोग बताया करते हैं कि भाई सवर्ण बीजेपी के जो है कोर वोटर है। तो इन दोनों समुदायों ने मिलकर प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिखी है। वैसे प्रशांत किशोर को समाज के अन्य वर्गों का भी वोट मिला, लेकिन असली जो जीत की स्क्रिप्ट तैयार हुआ है वो हुआ है यूजीसी इक्वालिटी एक्ट से नाराज सवर्ण और तेजस्वी यादव से घोर नाराज मुसलमानों ने बदला चुकाने के लिए दोनों पार्टियों से प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिखी है। और यहीं से शुरुआत हुई है इस चर्चा की कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर कैसे इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है। तो देखिए, इस वक्त बिहार में प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी के अंदर, भाजपा के अंदर, साथ ही साथ राजद के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। सम्राट चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स का आगे क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कुछ अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या कुछ बदलाव बिहार की राजनीति में देखे जा सकते हैं, गजब की चर्चाएं हो रही है, बहुत कुछ ऐसा खुलासा हो सकता है जिससे आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, पॉलिटिकल आइडिया में इस वक्त मौजूद है प्रदीप सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्पिता। क्या सर हड़कंप मचा दिया प्रशांत किशोर ने? ठीक है, बांकीपुर जीत लिया तो क्या हो गया, ठीक है, एक उपचुनाव ही तो जीता, इससे बीजेपी वाले या राजद वाले इतना थोड़ी ना घबरा जाएंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, दो तीन फैक्टर है। देखिए, उपचुनाव में जीत और हार बहुत मायने नहीं रखती। इतिहास गवाह है कि जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी छोड़ी गई सीट गोरखपुर पर में जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी हार गई थी, लेकिन गोरखपुर बीजेपी का गढ़ है, इसलिए वो बांकीपुर से जीत फैक्टर रही है। फैक्टर है कि जीत हुई कैसे, ये फैक्टर है। प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा किसने लिखी है? प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिखी है भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक और आरजेडी के कोर वोट बैंक ने। यानी जो कोर वोट बैंक था, जो बेस वोट बैंक था, जैसे मान लीजिए कोई मकान है, 3 मंजिला मकान है, और 3 मंजिला मकान का जो नीचे का जो जिसे हम कहते हैं ना प्लिंथ, अगर कोई निकाल दे अगर, तो मकान का दीवार कितने दिन टिकेगा? नींव जिसे हम कहते हैं ना, तो नींव जो है हिल गया बांकीपुर में, ऐसे कि आरजेडी का मुसलमान यानी माई का एम और बीजेपी का कोर वोट बैंक जिसे बीजेपी कहा करती है, बीजेपी को लोग बताया करते हैं कि भाई सवर्ण बीजेपी के जो है कोर वोटर है। तो इन दोनों समुदायों ने मिलकर प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिखी है। वैसे प्रशांत किशोर को समाज के अन्य वर्गों का भी वोट मिला, लेकिन असली जो जीत की स्क्रिप्ट तैयार हुआ है वो हुआ है यूजीसी इक्वालिटी एक्ट से नाराज सवर्ण और तेजस्वी यादव से घोर नाराज मुसलमानों ने बदला चुकाने के लिए दोनों पार्टियों से प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिखी है। और यहीं से शुरुआत हुई है इस चर्चा की कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर कैसे इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है। और इसी कारण से ये अब सवाल खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की रैली हुई, तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन किया, राजभवन मार्च था, लोक भवन मार्च था, और उस दिन जिस प्रकार की गलबहियां, माने पुलिस हमारा भाई है ऐसा नारा लग रहा था, जहां की जबकि आप याद कीजिए दिल्ली में जंतर मंतर, पटना में जंतर मंतर के बाद, दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना में चाहे पप्पू यादव का प्रदर्शन रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन रहा हो, चाहे कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का प्रदर्शन रहा हो, पुलिस ने लाठी से देह तोड़ दिया कांग्रेस के लोगों का, कम्युनिस्ट लोगों का। लेकिन आरजेडी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर एक लाठी तक नहीं चली थी, एक लाठी नहीं चली। अब आप इस बात को किस बात का प्रतीक है? मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं आप दर्शकों को कि मतलब प्रशांत किशोर आए हैं तो बीजेपी समझ नहीं पा रही कि उसे आगे क्या राजनीति करनी है, सम्राट चौधरी समझ नहीं पा रहे, तेजस्वी यादव विदेश घूम के कई दिनों बाद आते हो एकदम से बड़ा मार्च निकाल देते हैं, राजभवन मार्च निकाल देते हैं, और लाठी डंडे तो छोड़िए, बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आसान चीजें हैं। चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए, वोट का समीकरण चाहिए ना। बिहार के बारे में क्या कहा जाता था कि लालू यादव, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये त्रिदेव है, त्रिकोण है बिहार की राजनीति का। अब नीतीश कुमार तो किनारे हो गए, नीतीश कुमार अब किनारे हो गए ना। नीतीश कुमार की पार्टी अब लगभग बीजेपी में लगभग समाहित हो चुकी है, ठीक है। तो तीसरा कौन बन रहा है? प्रशांत किशोर का। केवल अपने बलबूते नहीं बन रहा है प्रशांत किशोर का त्रिकोण, इसलिए कि प्रशांत किशोर विपक्ष के चेहरा बनते जा रहे हैं, इसलिए कि तेजस्वी यादव के बदले
कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर में दिलचस्पी दिखा रही है, सीपीआईएमएल तेजस्वी यादव में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अब सीपीआईएमएल प्रशांत किशोर में दिलचस्पी दिखा रही है। अरवल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। अच्छा। ठीक है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि तेजस्वी तुमसे नहीं होगा, तेजस्वी से बिहार नहीं संभलेगा। लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ आज से 10 महीना पहले, उसी दौरान से कह रही है ना कि तेजस्वी से नहीं होगा सत्ता परिवर्तन बिहार में। ठीक है, तेजस्वी फेल है। ठीक है, तो अब जब तेजस्वी फेल है, कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ जा रही है। केवल बांकीपुर बहुत छोटी घटना है। आप ये समझा रहे हैं सर, देखिए आप ये समझा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जैसे ही बांकीपुर जीता, बीजेपी समझ गई कि यहाँ प्रशांत किशोर तेजस्वी से मजबूत फैक्टर बनते जा रहे हैं, नेता विपक्ष के रूप में एक मजबूती से उभर कर सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी समझ गए कि उनका आधार वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक खिसक चुका है, प्रशांत किशोर की तरफ जा चुका है। उधर आपने ये भी समझाया कि जब राजभवन मार्च करते हैं तेजस्वी यादव, तो लाठी डंडे तो छोड़िए, बहुत आराम से पूरा मार्च निकलता है, जो शायद मुझे लगता है 4-5 सालों में ऐसा कोई मार्च निकला ही नहीं होगा जहां पुलिस ने जो है लाठियां ना बरसाई हो, वो भी किसी राजनीतिक दल का मार्च हो, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो गया है बीजेपी के अंदर तेजस्वी को लेकर। मैं बता रहा हूं आपको, जो संकेत है उसके अनुसार बीजेपी दोहरी रणनीति अपना रही है। एक तो है कि जिससे प्रशांत किशोर विपक्ष का चेहरा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव विपक्ष के चेहरा बने रहे। अच्छा हो, सबसे अच्छा हो कि पुराने दिन ही आ जाए कि मुसलमान तेजस्वी को ही नेता माने। मुसलमान नेता मानेगा तेजस्वी यादव को, तो सवर्ण तेजस्वी को, प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानेगा। तब प्रशांत सवर्ण जो है, चूंकि तब प्रशांत किशोर के पास अगर मुसलमान नहीं रहेगा तो सवर्ण भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे। इसलिए कि लोग जो सवर्ण नाराज बीजेपी से हुआ तो उसको चुनाव जिताने के लिए ना नहीं, और लगेगा कि प्रशांत किशोर केवल सवर्णों के वोट से तो चुनाव जीतेंगे नहीं, तब तो प्रशांत किशोर बन जाएंगे आनंद मोहन सिंह। ठीक है, जो बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर पूरे बिहार में लड़ गए थे और सीट जीते थे एक, तो वो बन जाएंगे। तो मुसलमान अगर प्रशांत किशोर के साथ रहेगा, ठीक है, तब तक सवर्ण भी प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। लेकिन अगर मुसलमान छोड़ दिया, अगर मुसलमान तेजस्वी यादव को नेता मान ले, तो बीजेपी की दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। फिर पुरानी राजनीति कि तेजस्वी के नाम पर राजनीति होती रहेगी। लेकिन मान लीजिए दूसरा एक रणनीति ये है, दूसरा है कि अगर मान लीजिए मुसलमानों ने तेजस्वी के बदले प्रशांत किशोर को, चूंकि प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस भी, सीपीआईएमएल भी चली जाती है, तो प्रशांत किशोर को मुसलमान नेता मान सकता है। ठीक है, वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक दांव चल रही है और आरजेडी भी उस बात को समझ रही है। आरजेडी भी उसके लिए तैयार हो सकती है और तैयार है भी। इशारा में संकेत है कि अगर मुसलमान तेजस्वी यादव को वोट नहीं दे तो अकेले यादव के वोट से तेजस्वी यादव क्या चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तब तेजस्वी यादव करेंगे क्या? तब तेजस्वी यादव के पास बीजेपी के साथ आने के सिवाय कोई चारा नहीं है। एक दूसरा बता दूं मैं, बीजेपी के लिए भी अगर सवर्ण ने बीजेपी को का साथ छोड़ा तो बीजेपी सवर्ण जो 12-13-14% बिहार में है, उसकी भरपाई कहां से करेगी बीजेपी? तो भरपाई करेगी बीजेपी एंटी सवर्ण, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स में ओबीसी दलितों को बीजेपी एकजुट करेगी। और ओबीसी दलितों को एकजुट करने के लिए तेजस्वी और सम्राट चौधरी से बड़ा समीकरण हो नहीं सकता। दोस्ती सीधे करवा दी आपने तो सम्राट चौधरी, बीजेपी और तेजस्वी यादव। ऐसा पहले भी हो चुका है। लालू यादव बताइए 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, किसके समर्थन से? एबीवीपी के समर्थन से। आरएसएस के प्रचारक चुनाव रणनीति बनाते थे लालू यादव का। 90 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने पहली बार, किसके समर्थन से? बीजेपी के समर्थन से बने ना। कोई नई बात नहीं होगी, नई बात नहीं होगी। और उतना छोड़िए ना, जब 2015 में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस की सरकार बनी बिहार में, प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे। ठीक है, जब नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, पथ निर्माण मंत्री थे, तो तेजस्वी यादव के बारे में कहा गया कि तेजस्वी यादव नितिन गडकरी के माध्यम से, चूंकि वो भी पथ निर्माण मंत्री और यहाँ भी पथ निर्माण मंत्री, तो बराबर मुलाकात होती थी। एक मुलाकात में चर्चा होती है, लुटियन जोन में ये लगातार चर्चा होती रही कि एक मुलाकात में तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार हो गए थे, लालू यादव भी साथ में थे तेजस्वी यादव के,
लालू यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सब साथ में थे, प्रेमचंद गुप्ता हरियाणा वाले जो राज्यसभा मेंबर थे वो सब साथ में थे, और नितिन गडकरी के माध्यम से अमित शाह से लगभग ये बातचीत हो चुकी थी कि तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ आ जाएंगे और बीजेपी आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी। नीतीश कुमार उस समय में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार को किनारे करने के लिए बीजेपी आरजेडी साथ आ सकती है। अच्छा, ठीक है, ये चर्चा चली थी, लेकिन अरुण जेटली को इस बात की भनक मिल गई। अरुण जेटली नजदीक थे नीतीश कुमार के और सुशील मोदी के, ठीक है, तो नीतीश कुमार, सुशील मोदी और अरुण जेटली ने मिलकर उस समीकरण को ध्वस्त कर दिया जो समीकरण लालू यादव अमित शाह के साथ मिलकर बना रहे थे, भाजपा और राजद का। देखिए, राजद क्या अस्तित्व तभी तक है ना जब तक चुनाव जीत रहे हैं, और चुनाव जीतने के लिए केवल यादव वोट से चुनाव जीती नहीं जाएगी, तब बीजेपी के पास आने के सिवाय चारा क्या है। वैसे भी मैं बता रहा हूं आपको, बिहार की राजनीति का इतिहास को देखेंगे अगर, तो यादव जाति को कभी भी बीजेपी से दिक्कत नहीं रही है वोट डालने में। मुसलमान को दिक्कत है ना बीजेपी से, यादव को थोड़ी दिक्कत है। और जहां जहां आरजेडी मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है वहां वहां यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। विशेषकर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का दौर शुरू होने के बाद से हर विधानसभा लोकसभा चुनाव में जहां कहीं भी महागठबंधन या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान होता है वहां वहां यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, आरजेडी को नहीं देते, कांग्रेस को नहीं देते। इतिहास गवाह है ना। आप अररिया लोकसभा कभी हारेगी क्या अगर मुसलमान यादव मिल जाएगा तो आरजेडी? लेकिन आरजेडी हारती है, इसलिए हारती है कि आरजेडी वहां से मुसलमान को टिकट देती है। मधुबनी में अशोक यादव 2019 में 4 लाख वोट से जीते, बिना यादव के ही जीत गए। तो बड़ा फैक्ट ये है ये बात है, असली बात है कि दोनों के लिए जो है, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए दूसरे की आवश्यकता है। देखिए, सही लोग कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई परमानेंट किसी का दोस्त नहीं होता है, ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। सत्ता रहनी चाहिए और उसके लिए कभी भी दोस्ती हो सकती है, कभी भी दुश्मनी हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए ज्यादा बड़े दुश्मन के तौर पर खड़े हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव के लिए भी बड़े चुनौती देते हैं कि देखिए, प्रशांत किशोर अकेले में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस आ गई, सीपीआईएम आ गई और वामपंथी और जो सीपीआई सीपीएम है ऐसे लोग आ गए। आप देखिए, लगातार आपने देखा होगा कई वायरल है ऐसा रील्स शॉर्ट्स वगैरह जिसमें कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या संकेत है इसका बताइए? माने कन्हैया कुमार का मतलब क्या है? राहुल गांधी का नजदीकी सबसे, बिहार की राजनीति में आज के दिन में सबसे बड़ा चेहरा अगर बिहार की राजनीति से राहुल गांधी के नजदीक है तो वो नाम है कन्हैया कुमार का। और कन्हैया कुमार हर बयान में पीके का प्रशंसा कर रहे हैं और पीके भी कन्हैया कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं। किस बात का संकेत है बताइए? मतलब नया समीकरण बिहार में बन सकता है। प्रशांत किशोर, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां अगर साथ आती है तो कल को बीजेपी और तेजस्वी यादव की भी दोस्ती हो सकती है। सम्राट चौधरी और तेजस्वी भी दोस्त बन सकते हैं। ये नए कौन जाने चिराग पासवान भी चले जाए। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर 2029 में बीजेपी हार गई दिल्ली तो मोदी जी का हनुमान भी। चलिए सर, इस पर अलग से, इस पर हमने पहले भी चर्चा की, इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके खुलासों से खलबली तो मची ही है पहले ही। बांकीपुर हारने के बाद बहुत कुछ बीजेपी के अंदर बदलाव के संकेत दिख रहे थे और वैसे ही संकेत राजद में भी दिख रहे थे और अब लग रहा है कि तस्वीर बड़ी बन सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा काफी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।